में उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, इससे पूर्व हमने शब्द को लेकर उसके विषय में चर्चा की थी और यह बताया था कि शब्द को व्याकरण शास्त्र में दो प्रकार से देखा गया है, एक स्फोट रूप में और दूसरा ध्वनि के रूप में। स्फोट के विषय में हमने पहले विस्तार से चर्चा की है। आज हम स्फोट तथा ध्वनि इनके बचे हुए हिस्से को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और यह बताना चाहेंगे कि स्फोट वास्तव में क्या है और ध्वनि क्या है। स्फोट के विषय में वैयाकरणों ने दो प्रकार की व्युत्पत्ति की थी। स्फुरति अर्थ है अस्मात् इति स्फोटः, अर्थात जिससे अर्थ स्फुटित होता है वह स्फोट होता है। और द्वितीय व्युत्पत्ति जो वैयाकरणों ने की है वह है स्फुट्यते वर्णः इति स्फोटः, अर्थात जो वर्णों से स्फुटित होता है वह स्फोट है। प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार वह वाचक है और द्वितीय के अनुसार व्यंग्य। अतः व्याकरण शास्त्र में इस स्फोट को निरवयव, नित्य एवं विभू तथा सभी प्रकार के वागर्थ प्रपंच का उपादान भूत प्रणव रूप माना गया है। प्रणव का मतलब ओंकार। ऐसा जो स्फोट है वह स्फोट कितने प्रकार का है, इसके विषय में भी हमें थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। वस्तुतः स्फोट जो है उसकी एकता और अखंडता ही वैयाकरणों की अभिष्ट है, तथापि व्यंजक उपाधि के भेद से उसमें भेदवत प्रतीति होती है। भाषा में वर्ण, पद और वाक्य स्फोट के व्यंजक तत्व माने गए हैं। अतः इन्हीं के आधार पर कौंड भट्ट ने इसके 8 भेद स्वीकार किए हैं। एक, वर्ण व्यक्ति स्फोट। नंबर 2, वर्ण जाति स्फोट। नंबर 3, सखंड पद व्यक्ति स्फोट। नंबर 4, अखंड पद व्यक्ति स्फोट। नंबर 5, पद जाति स्फोट। नंबर 6, सखंड वाक्य व्यक्ति स्फोट। नंबर 7, अखंड वाक्य व्यक्ति स्फोट। और नंबर 8 और अंतिम वाक्य जाति स्फोट। इस प्रकार से जो स्फोट है इसके 8 भेद कौंड भट्ट ने स्वीकार किए। यहां यह ध्यातव्य है कि जिस प्रकार बालकों को वास्तविक कत्व आदि के बोधार्थ चक्षुग्राह्य लिपियों में श्रोत्रग्राह्य कत्व आदि का अभाव होने पर भी उसका प्रतिपादन किया जाता है, उसी प्रकार वास्तविक वाक्य स्फोट के बोधार्थ ही उपाय भूत वर्ण स्फोट आदि का प्रदर्शन किया गया है। जिस प्रकार पारमार्थिक ब्रह्म ज्ञान के लिए आनंदवल्ली में अपारमार्थिक ब्रह्म रूप अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय रूप पंचकोश उपायभूत होने के कारण दिखाए गए हैं, तथा ब्रह्म ज्ञान के लिए उनमें से पूर्व कोश की बहिरंगता तथा उत्तर कोश की अंतरंगता को बताया गया है। इसी प्रकार पारमार्थिक स्फोटात्मक शब्द ब्रह्म के ज्ञान के लिए उपर्युक्त वर्ण आदि 8 अपारमार्थिक स्फोटों का प्रतिपादन उपाय रूप में ही किया गया है। इनमें से वास्तविक स्फोट ज्ञान के लिए पूर्व जो है उसकी बहिरंगता तथा उत्तर की अंतरंगता को समझ लेना चाहिए। वाक्य स्फोट की अन्य स्फोटों की अपेक्षा अंतरंगता के कारण ही वैयाकरण इसे निष्कर्ष रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः निरुपाधिक निखिल नाम रूपात्मक प्रपंच कारणीभूत शब्द ब्रह्म तो 8 स्फोटों से भिन्न ही होता है। वर्ण स्फोट पद में प्रयुक्त वर्ण शब्द यहां प्रत्येक वर्ण का वाचक न होकर प्रकृति और प्रत्यय का वाचक है। यहां यह प्रश्न हो सकता है कि वर्ण स्फोट के
प्रत्येक वर्ण की वाचकता स्वीकार करने में आखिर क्षति क्या है, हानि क्या है? वैयाकरणों का सीधा उत्तर यह है कि प्रत्येक वर्ण की वाचकता को एक बार अस्वीकार कर चुकने के बाद उसकी पुनः स्वीकृति से अप्रसिद्धांतापात प्रसंग आ जाएगा। अतः वर्णस्फोट के वाचक प्रकृति और प्रत्यय ही है। इसकी कल्पना मात्र शास्त्रीय प्रक्रिया के निर्वाहार्थ ही की गई है। दायाध्वदाप और अर्थवत आदि सूत्रों के भाष्य से यह पक्ष बहुशः प्रमाणित होता है तथा कैयट आदि के द्वारा समादृत भी है। प्रकृति और प्रत्यय इन दोनों रूप वर्णों की वाचकता सिद्ध हो जाने से उनके समुदाय रूप पद की वाचकता भी सिद्ध हो जाती है। पदस्फोट में प्रयुक्त पद शब्द सुबंत और तिङंत रूप पदों का बोधक है। हरेव, विष्णोव इत्यादि वाक्यों में विभक्त पदों के ज्ञान की अव्यक्तता के कारण ऐसे स्थलों में पदस्फोट मात्र से अर्थबोध संभव न हो पाने के कारण वैयाकरण विशिष्ट वाक्य की वाचकता को स्वीकार करते हैं। इन दोनों पक्षों का प्रतिपादन महाभाष्यकार पतंजलि ने अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः इस प्रश्न को उठाकर व्यक्ति, क्रिया इत्यादि के शब्दत्व का निराकरण करते हुए जिसके उच्चरित होने से गल, कंबल, पूंछ, ककुद, खुर और सींग वाले पशु व्यक्ति का बोध होता है वह शब्द है, यह समाधान देकर के किया है। इसी प्रसंग में कैयट ने भी वैयाकरण के वर्ण व्यतिरिक्त पद और वाक्य की वाचकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि प्रत्येक वर्ण की वाचकता अगर हम मानेंगे तो उसके मानने में समस्या यह है कि उससे द्वितीय आदि वर्णों का उच्चारण व्यर्थ हो जाएगा। इससे बचने के लिए उत्पत्ति पक्ष स्वीकार किया जाए तो वर्णों की युगपत उत्पत्ति असंभव होने के कारण से वह भी संभव नहीं हो पाता है। इससे बचने के लिए अगर मीमांसक सम्मत वर्णों की अभिव्यक्ति मान ली जाए तो समुदाय का अभाव होने से वहां भी शक्त्याश्रय की समस्या यथावत बनी रहती है। अतः स्फोट की स्वीकृति दुर्वार हो जाती है। इस प्रकार वर्णस्फोट, पदस्फोट, वाक्यस्फोट, अखंड पदस्फोट और अखंड वाक्यस्फोट की सिद्धि भाष्य प्रमाणित हो जाती है। यहां यह शंका स्वाभाविक है कि वर्ण आदि स्फोटों से अर्थ प्रतीति संभव हो जाने से जाति स्फोट मानने की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः अनंत वर्णों, पदों और वाक्यों की वाचकता कल्पना की अपेक्षा उसमें निहित जाति की ही वाचकता मानने में लाघव है, क्योंकि घट आदि शब्द अनंत और व्यभिचारी हैं। अतः कौंड भट्ट ने जाति रूप रूषित स्फोट की वाचकता का पक्ष प्रस्तुत किया है। यहां यह कहा जा सकता है कि जाति स्फोट पक्ष में जाति के प्रत्येक वर्ण में विद्यमान होने के कारण प्रत्येक वर्ण से अर्थबोध का प्रसंग आ जाएगा। इसके समाधान में वैयाकरणों का कहना है कि इस संप्रदाय में अनेक व्यक्त्यभिव्यंग्य की रूप जो जाति है उसकी ही वाचकता का सिद्धांत स्वीकृत है। अतः प्रत्येक वर्ण में जाति की विद्यमानता होने पर भी उससे अर्थ प्रतीति मान्य नहीं है। यहां पुनः यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि स्फोटवादियों के मत में स्फोट के वर्ण रहित होने के कारण गकार, औकार और विसर्जनीय रूप गौपद ही उनके मत में सिद्ध नहीं रहेगा। अतः उसके जात्याश्रय होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके समाधान में यदि वैयाकरण कहें कि जिस प्रकार मुख में मणि, कृपाण, आदर्श आदि के धर्म भाषित होते हैं,
जिस प्रकार मुख में मणि, कृपाण, आदर्श आदि के धर्म भाषित होते हैं, उसी प्रकार स्फोट के वर्ण व्यंग्य होने के कारण वहां वर्ण प्रतिभास हो जाता है और पदनिष्ठ जाति सिद्ध हो जाती है। तो यह भी संभव नहीं होगा, क्योंकि वर्ण व्यंजक स्वयं आशु विनाशु होने के कारण द्वितीय आदि वर्णों की उत्पत्ति क्षण में नष्ट हो जाते हैं। अतः गकार आदि वर्णों का एकत्र अवसान न होने से उनसे व्यंग्य स्फोट में भी उनका एक साथ प्रतिभास नहीं होगा। उपर्युक्त समस्त तर्कों के निराकरण में वैयाकरणों का कहना है कि यह सत्य है कि एक वाक्य वृत्तिता के कारण गोह पद में गो शब्दत्व जाति नहीं है, तथापि प्रत्येक पुरुष में कंठ तालु आदि व्यंजक भेद से गोह पद में गो शब्दत्व जाति नहीं है। तथापि प्रत्येक पुरुष में कंठ तालु आदि व्यंजक भेद से गो इस पदस्फोट में भिन्न वर्ण निबंधना अनेकत्व की प्रतीति हो जाती है। इसी क्रम में पदस्फोट की अनेकत्व प्रतीति में वहां जाति मानने में कोई बाधा नहीं आती है। वह जाति महासत्ता रूप होने के कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अतः सर्वत्र ब्रह्म ही वाचक और वाच्य दोनों ही सिद्ध हो जाता है। गोत्व, अश्वत्व आदि सत्ता उसी महासत्ता के विवर्त हैं। अतः उसका वाचकत्व और वाच्यत्व अविद्याकृत ही माना जाता है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए भर्तृहरि ने संबंधी भेद से ही गो में सत्ता भेद माना है। संबंधी भेदात सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्तलादयः। वाक्यपदी में उन्होंने ऐसा कहा है। इस प्रकार से स्फोट रूप तत्व के विषय में चर्चा करके उसके भेदोपभेद का वर्णन करके हम अब ध्वनि, जो कि शब्द का दूसरा भेद है, उसके विषय में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। सूक्ष्म शब्द रूप जो स्फोट है, उसका निरूपण कर चुकने के बाद महर्षि पतंजलि ने ध्वनि रूप स्थूल शब्द का निरूपण किया है। वास्तव में व्याकरण लोक व्यवहार पर आश्रित शास्त्र है। लोक में ध्वनि को ही शब्द कहा जाता है। अतः पतंजलि ने पदार्थ की प्रतीति कराने वाले लोक प्रसिद्ध कादि वर्णों को भी शब्द कहा है। यद्यपि तपर सूत्र के भाष्य में ध्वनि और स्फोट के भेद का प्रतिपादन किया गया है, तथापि सामान्य जन का ध्वनि में ही शब्द व्यवहार देखकर उसे यहां शब्द की कोटि में परिगणित किया गया है। वस्तुतः ध्वनि अर्थबोधक न होकर स्फोट का व्यंजक है। रामः श्वेतो धावति आदि पदवाक्य ध्वनियों से व्यक्त होकर स्फोट ही अर्थबोधक होता है। तथापि स्फोट के उपाय के रूप में पतंजलि ने इसका उल्लेख किया है। स्फोट योगियों के प्रत्यक्ष का विषय है। सामान्य लोग ध्वनि को ही अर्थबोधक मानकर व्यवहार करते हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने यहां लोक व्यवहार में ही ध्वनि के शब्द रूप में प्रसिद्ध होने का उल्लेख किया है। शास्त्र में तो स्फोट ही शब्द कहा गया है। ध्वनि उच्चरित प्रध्वंसी एवं अनित्य तत्व है। यह श्रोत्रेंद्रिय का विषय होने के कारण शब्द रूप में व्यवहृत होता है। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने और वैयाकरणों ने जो शब्द है उसके दो भेद स्वीकार किए, एक स्फोट और दूसरा ध्वनि। इन दोनों के विषय पर हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है। अस्तु हम आज इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं और अग्रिम वीडियो तक आपसे हम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम ऐसा कहते हैं।